हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। कूलिंग वाटर सिस्टम एंड ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम, टू इंपॉर्टेंट कूलिंग सिस्टम है आपका CW सिस्टम एंड ACW सिस्टम। CW सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं इन कंडेंसर में, और ACW सिस्टम इज यूज टू कूल द DMCW वाटर जो आपका SG साइड एंड TG साइड के PHE में जाता है, और आपका वैक्यूम पंप के हीट एक्सचेंजर जो कूलर में जाता है। तो ACW सिस्टम एंड CW सिस्टम का हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे कि आपका CW सिस्टम का लाइन डायग्राम, ACW सिस्टम का लाइन डायग्राम, ACW सिस्टम में आपका क्या क्या इक्विपमेंट रहता है, CW सिस्टम में आपका क्या क्या मेन इक्विपमेंट्स रहता है। DCS पेज पे हम लोग जाके देखेंगे कि आपका CW सिस्टम आपको क्या क्या उस पेज में दिखाता है, क्या क्या हमको पैरामीटर्स देखना होता है। ACW सिस्टम के पेज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको पैरामीटर्स देखना होता है, और आपका CW और ACW सिस्टम का इंटरलॉक प्रोटेक्शंस क्या है। ACW सिस्टम को चलाने से पहले आपको क्या क्या परमिसिव देखना चाहिए, क्या आपका उसका प्रोटेक्शन लॉजिक क्या है, किस प्रोटेक्शन में आपका ACW सिस्टम ट्रिप करता है। CW सिस्टम को चलाने से पहले आपको क्या क्या परमिसिव देखना होता है, CW सिस्टम का प्रोटेक्शन लॉजिक क्या होता है, उसका जो डिस्चार्ज वाल्व का ऑटो ओपन ऑटो क्लोज लॉजिक क्या है। तो सारा डिटेल हम लोग इस पार्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। ये आपका 3 to 4 पार्ट में वीडियो बनेगा। इसमें आपका डेब्रिस फिल्टर, जो CW सिस्टम में आपका डेब्रिस फिल्टर्स होता है, तो उसका कहाँ पे रहता है, इसका क्या मैकेनिज्म है। कोल्ड्स जो कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम होता है, इसका मैं डिटेल से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर आपका ACW सिस्टम में रहता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, सारा डिटेल हम लोग इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पार्ट को जरूर देखें, आपके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो इसमें हम लोग CW और ACW सिस्टम और उससे जो एसोसिएटेड सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आपका जैसे साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कूलिंग टावर के बारे में पढ़ेंगे, कूलिंग टावर का क्या परफॉर्मेंस होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग DCS पेज में जाएंगे, और DCS पेज में मैं आपको CW और ACW सिस्टम को दिखाऊंगा। और अभी तक जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे जुड़ चुके हैं, उन सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अगर डाउट है तो आप जरूर हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हों और मैसेज करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए कूलिंग सिस्टम एंड ऑक्सिलरी कूलिंग सिस्टम के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। DCS पेज में हम लोग ACW का देखते हैं कि उस पेज में क्या क्या रहता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका ACW का पेज है। पहले हम लोग ACW का देखते हैं, फिर हम लोग CW का देखेंगे। तो फ्रेंड, एक यूनिट में आपका 2 ACW पंप होता है। अगर हम 500 मेगावाट की अगर बात करें तो 2 आपका ACW पंप होता है एंड 4 CW पंप होता है। ठीक है, ये जो CW पंप हो या ACW पंप हो, ये सक्शन जो लेता है वो फीड पूल से लेता है। ठीक है, फीड पूल के लेवल से आपका ACW एंड CW का स्टार्ट परमिसिव रहता है। तो फीड पूल का लेवल अगर एक प्रीसेट वैल्यू से अगर डिक्रीज हो जाता है, तो उसका मेकअप करने के लिए आपका CW मेकअप पंप, जिसको CT मेकअप पंप कहते हैं, ये आपका जनरली 2 to 3 पंप रहता है, और एटलीस्ट हम लोग एक पंप रनिंग कंडीशन में रखते हैं। जैसे अगर आपका लेवल किसी कारण से बेसिन का अगर लेवल डाउन हो जाता है, फीड पूल का लेवल अगर डाउन हो जाता है, तो वो लेवल ट्रांसमीटर से CW मेकअप पंप को ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपका CW मेकअप पंप है, इसमें आपका मोटराइज वाल्व रहता है, ये मोटराइज वाल्व ओपन होगा और आपका फीड पूल का लेवल को ये मेंटेन करता है। जैसे इसका लेवल एडुकेट हो जाएगा, फिर इसमें ऑटो स्टॉप कमांड चला जाएगा। तो इस प्रकार से CW मेकअप पंप जो CT मेकअप पंप होता है, उससे हम लोग फीड पूल का लेवल मेंटेन रखते हैं। यहाँ से आपका देखिए 2 ACW पंप है। रनिंग यूनिट में आपका एक ACW पंप रनिंग कंडीशन में रहता है, दूसरा ACW पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि आपका आगरा एंड बम्बई, जिसमें कि आपका ACW पंप बम्बई रनिंग कंडीशन में है और आगरा आपका स्टॉप कंडीशन में है। बट यहाँ पे हम लोग इसको सेट डाल के रखे हैं कि अगर किसी रीजन से अगर रनिंग ACW पंप ट्रिप हो जाता है, तो जो स्टैंड बाय ACW पंप है ये ऑटो में आपका स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड, ACW पंप का क्या यूज़ है, इस पंप को चलाते हैं इसका क्या मेन पर्पस है,
तो फ्रेंड देखिए कि ACW सिस्टम सेल सप्लाई वाटर टू वैक्यूम पंप हीट एक्सचेंजर and DMCW plate type heat exchanger for turbine side and boiler side auxiliary through ACW pump installed at CW pump house। क्या होता है फ्रेंड कि इसमें जो ACW पंप का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है क्या है कि ये आपका ये मेनली 3 जगह जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि आपका एक SG साइड कूलिंग वाटर पंप होता है, एक आपका टरबाइन साइड कूलिंग वाटर पंप होता है। एसजी साइड में आपका 2 कूलिंग वाटर पंप होता है एंड टरबाइन साइड में आपका 3 कूलिंग वाटर पंप होता है। एसजी साइड में आपका दिखेगा फ्रेंड कि 2 PHE होता है और टरबाइन साइड में आपका 3 PHE होता है। तो रनिंग कंडीशन में हम लोग एसजी साइड में 1 PHE सर्विस में रखते हैं और टरबाइन साइड में 2 PHE सर्विस में रखते हैं। ठीक है, तो ACW का जो वाटर होता है वो एसजी साइड एंड टीजी साइड जो इक्विपमेंट कूलिंग वाटर पंप है उसके PHE में जाता है ताकि आपका जो DMCW वाटर को कूल कर सके, उससे हीट ले सके। तो आपका ACW का वाटर कहाँ गया? आपका SG साइड एंड TG साइड प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में जाता है। साथ ही साथ आपका जो वैक्यूम पंप में जो कूलर होता है जो उसको भी जो उसका सील वाटर होता है वैक्यूम पंप में, उस वाटर को कूल करने के लिए आपका ACW का वाटर वहाँ पे जाता है। तो मेनली ये 3 जगह जाता है, आपका SG साइड ACW पंप, TG साइड ACW पंप एंड वैक्यूम पंप के कूलर में ये जाता है। हॉट वाटर होता है जो आपका जैसे PHE से के इनलेट में आपका ACW कूल वाटर गया, वहाँ से PHE से आउटलेट में आपका ACW हॉट वाटर हो जाता है। तो ये जो हॉट वाटर है तो ACW हॉट वाटर रिटर्न फ्रॉम द वैक्यूम पंप हीट एक्सचेंजर and DMCW plate type heat exchanger shall be returned to hot water CW return line। तो ये ACW का जो रिटर्न लाइन होता है फ्रॉम द प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के आउटलेट से निकल के या आपका वैक्यूम पंप का जो कूलर होता है उसके आउटलेट से आपका एक कॉमन हेडर बनाते हुए जो CW का जो रिटर्न हेडर होता है उसमें ये कनेक्ट हो जाता है। हम इस ACW के पंप के बारे में अगर थोड़ा सा देखें कि ACW पंप का जो डिजाइन फ्लो जो होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड 2297.49 TPH, ये आपका एक्चुअल में इतना फ्लो चल रहा है। लेकिन अगर हम इसका डिजाइन फ्लो देखेंगे तो 3100 m³ पर आवर के आसपास होता है और इसका जो डिजाइन हेड प्रेशर जो होता है वो 45 मीटर मतलब आपका 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास इसका हेड होता है। अगर हम स्पीड की अगर बात करें तो ये 985 RPM के आसपास इसका रोटेशन होता है। इसमें जो मोटर जो लगा रहता है वो आपका 3 फेज 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज टाइप मोटर होता है और इसमें जो आपका स्टेटर वोल्ट होता है वो 3.3 किलो वोल्ट का रहता है और इसका जो स्टेटर करंट होता है वो 123 एम्पियर का होता है। मीन्स आप देखिएगा फ्रेंड कि आपका CW जब में हम लोग स्टडी करेंगे तो CW में आपका जो स्टेटर वोल्ट होता है वो 11 kV का होता है, बट ACW जो होता है वो 3.3 kV का होता है। इसका जो करंट जो होता है स्टेटर करंट वो 123 एम्पियर के आसपास होता है। जनरली इसका रनिंग करंट देखिएगा फ्रेंड आपको दिख रहा होगा 111 एम्पियर के आसपास होता है। ACW पंप मान लीजिए कि दोनों आपका स्टॉप कंडीशन में है, आपको एक ACW पंप को स्टार्ट करना है। तो ACW पंप को स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग इसका परमिसिव देखते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें परमिसिव ऑन प्रोटेक्शन दिखाएगा। तो जब तक इसका सारा परमिसिव फुलफिल नहीं हो जाता आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि आपका स्टार्ट परमिसिव आपको मिल चुका है, इसका स्टार्टिंग परमिसिव क्या होता है मैं इसको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ACW का स्टार्ट परमिसिव, ACW का प्रोटेक्शन आपका किस प्रोटेक्शन में ट्रिप करता है, CW का परमिसिव एंड उसका प्रोटेक्शन हम लोग डिटेल से एक अलग सेपरेट वीडियो बना के उसमें देखेंगे कि इसका क्या क्या स्टार्ट परमिसिव एंड प्रोटेक्शन लॉजिक है। ठीक है, तो किसी भी इक्विपमेंट को आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब उसका स्टार्ट परमिसिव सारा फुलफिल हो जाता है। तो मान लीजिए आपको ACW पंप को स्टार्ट करना है तो इसका आपको स्टार्ट परमिसिव पहले देख लीजिए, सारा अगर परमिसिव फुलफिल हो गया तभी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी फ्रेंड आपका ACW का पंप है उसमें उसका एक अपना इंडिविजुअल डिस्चार्ज वाल्व होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व होता है। जैसे देखिए आपका ACW पंप आगरा में भी आपका ACW डिस्चार्ज वाल्व है और बम्बई में भी आपका सेपरेट ACW डिस्चार्ज वाल्व होता है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट है इस डिस्चार्ज वाल्व का फंक्शन। जैसे आप इसको आप स्टार्ट कमांड देते हैं तो ये स्टार्टिंग में आपका 10% ही ओपन होता है। में इसका लॉजिक होता है कि जब आप पंप को स्टार्ट कमांड देते हैं और जब ये स्टार्ट होता है तो इसका जो डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में ओपन होना चाहिए। तो ये डिस्चार्ज वाल्व शुरुआत में स्टार्टिंग में आपका 10% ही ओपन होता है। ठीक है,
इसके बाद इसका जो ओपनिंग जो है वो डिपेंड करता है इसका जो कॉमन हेडर, जैसे आपका ये अपना इंडिविजुअल डिस्चार्ज हेडर है, यहाँ के बाद ये कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर के बाद कॉमन हेडर में आपका प्रेशर स्विच लगा रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड ACW हेडर प्रेशर, 3 प्रेशर स्विच है। इसमें से जब तक एटलीस्ट 2/3 प्रेशर स्विच एडिक्वेट प्रेशर नहीं दिखाएगा तब तक इसका डिस्चार्ज वाल्व 10% ही ओपन रहेगा। जब इसका ये एटलीस्ट 3 प्रेशर स्विच में एटलीस्ट 2 प्रेशर स्विच आपका रेड आ गया, मतलब प्रेशर स्विच प्रेशर एडिक्वेट प्रेशर का दिखा देगा, तभी ये आपका डिस्चार्ज वाल्व फर्दर ओपन होगा, मींस 10% से 100% ओपन हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रेशर स्विच में 2 प्रेशर स्विच एडिक्वेट प्रेशर दिखाना होगा। तो आपका फर्स्ट जब ACW पंप चलाते हैं तो ये आपका कंसेप्ट ये देखेगा, क्योंकि उसमें हेडर प्रेशर आपका कुछ भी नहीं रहता है। तो शुरुआत में जब पंप को स्टार्ट करते हैं तो ये 10% ओपन होता है। 10% ओपनिंग होने के बाद फिर ये देखेगा कि आपका हेडर प्रेशर स्विच 3 में एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 प्रेशर स्विच एडिक्वेट प्रेशर दिखा देगा, तभी ये फर्दर 10 से 100% ओपन हो जाता है। लेकिन जब आपका सेकेंड ACW पंप आप चलाते हैं तो उस समय आपका इस ACW को स्टार्ट करने के बाद आपका इसका डिस्चार्ज वाल्व 10 से 100% तुरंत ओपन हो जाएगा। उसमें ओपन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर स्विच तीनों एडिक्वेट प्रेशर दिखाता है। तो आपका क्या होगा, जैसे आप सेकेंड ACW पंप चलाते हैं ये आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाता है, फुल ओपन हो जाता है। का यहाँ पे देखिए आपका ये पंप रनिंग कंडीशन में है। यहाँ पे आपको देखिए इसका करंट 111 एम्पियर के आसपास होता है और इसका देखिए आपका इंडिविजुअल डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो 4.1782 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 1 number pressure gauge shall be provided at the discharge of each ACW pump for local reading। मीन्स इंडिविजुअल हर ACW पंप के डिस्चार्ज साइड में एक आपका प्रेशर गेज रहेगा जो उस पंप का अपना इंडिविजुअल प्रेशर वो दिखाता है। उसके बाद कॉमन हेडर, यहाँ के बाद देखिए इसका अपना डिस्चार्ज लाइन है, इसके बाद एक कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर में आपका 3 प्रेशर स्विच रहता है। तो प्रेशर स्विच 3 प्रेशर स्विच में एटलीस्ट आपका 2 आउट ऑफ 3 प्रेशर स्विच जो है वो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द ओपनिंग ऑफ द डिस्चार्ज वाल्व। शुरुआत में मैंने आपको बताया फ्रेंड कि स्टार्टिंग में जब ACW पंप आप चलाते हैं तो 10% ही ओपन होता है। फर्दर जो इसका ओपनिंग जो होता है वो डिपेंड करता है इसके प्रेशर कॉमन हेडर के प्रेशर स्विच पे। जब इसका प्रेशर स्विच में तीन प्रेशर स्विच में एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 प्रेशर स्विच अगर एडिक्वेट प्रेशर दिखा देता है तभी फर्दर 10% से 100% ओपन होगा। स्टार्ट कमांड टू एनी ACW पंप also open its discharge butterfly valve by 10%, and once ACW header pressure is adequate, a signal from ACW header जो कि आपका प्रेशर स्विच है, 3 प्रेशर स्विच है, shall be given for discharge valve to open from 10 degree to the 100%। आपका 2 ACW है, दोनों ACW का अपना अपना डिस्चार्ज लाइन है। ये दोनों का डिस्चार्ज लाइन मिलके कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर का लाइन क्या होता है, इसके बाद आपका सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर होता है। फ्रेंड देखिए ये आपका सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर है। ये आपका क्या है, यहाँ के बाद आपका सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर है। 2 आपका सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर रहता है। इसमें से 1 सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर ही सर्विस में रहता है, दूसरा आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। मीन्स इसका जो कैपेसिटी है 2 × 100%, मतलब 100% कैपेसिटी के लिए आपका एक सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर ही सफिशिएंट है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो हम दूसरा साइड का सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर सर्विस में लेते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर देखिए आप देख रहे हैं, आपका एक ब्रांच है सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर का, दूसरा ब्रांच आपका सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर का ये है, फिर दोनों मिलकर एक आपका कॉमन हेडर बना देता है। सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसमें जैसे आपका कुछ डेब्रिस रहता है, लाइक आपका सेल हो गया, स्टिक हो गया, स्टोन हो गया या प्लास्टिक हो गया, ये कॉमन कॉज ऑफ फेल्योर होता है इन कंडेंसर यूनिट हो या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स होता है। तो सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर का हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उस सारे डेब्रिस को रिमूव करते हैं। तो ये सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर जो होता है ये आपका सेल टाइप कंस्ट्रक्शन विथ फ्लैंज एंड होता है। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर का कि किस प्रकार से वर्क करता है, उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानते हैं कि सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन बास्केट होता है, उसमें एक्सट्रैक्शन आर्म होता है, फ्लशिंग आर्म असेंबली विथ रोटेशन मोटर ड्राइव होता है एंड डेब्रिस डिस्चार्ज यूनिट होता है। इसमें जो बास्केट जो होता है मेनली प्रिवेंट द डेब्रिस फ्रॉम एंटरिंग द मेन इनलेट लाइन। फ्लशिंग एक्शन एक्टिवेटेड बाय द रोटेशन मोटर accumulates the debris which after collection
थ्रू ए पाइप और डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज यूनिट। जैसे आपका इसमें आपका मोटर होता है, देखिएगा टॉप में आपका एक फ्लशिंग आर्म असेंबली विथ रोटेशन मोटर ड्राइव होता है। जब हम उसको रोटेट करते हैं तो फ्लशिंग को वो एक्यूमुलेट करता है, जो भी आपका डेब्रिस रहता है उसको एक्यूमुलेट करता है, और उसको यहाँ से जब हम यहाँ पे आपका मोटराइज वाल्व होता है, मोटराइज वाल्व के बाद आपका एक मैनुअल वाल्व होता है, मैनुअल वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं। तो इसका एक साइकिल होता है, जैसे साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं तो आपका ये मोटर स्टार्ट होता है, फ्लशिंग मोटर, वो स्टार्ट होने के बाद आपका ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन होता है, और यहाँ से क्या होता है, जो भी आपका डेब्रिस एक्यूमुलेट होता है उसको हम लोग बाहर ड्रेन कर लेते हैं। सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर में आपका क्या रहता है कि दोनों तरफ इंड में आपका एक डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा रहता है। तो डिफरेंशियल प्रेशर सिस्टम जो होता है वह कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस द सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर। सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर के अक्रॉस कितना डिफरेंशियल प्रेशर है उसको ये मॉनिटर करते रहता है। एंड ये बहुत ही जरूरी क्यों होता है, टू अवॉइड एनी डैमेज टू द स्क्रीन बास्केट, कि स्क्रीन बास्केट को डैमेज ना कर दिया जाता। एंड व्हेन द डिफरेंशियल प्रेशर एक्सीड्स ए प्रीसेट वैल्यू, एक प्रीसेट वैल्यू है, हम लोग प्रीसेट वैल्यू एक सेट कर देते हैं, अगर उस वैल्यू से अगर आपका डिफरेंशियल प्रेशर का वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाता है तो आपका जो फ्लशिंग आर्म असेंबलीज होता है वो एक्टिवेटेड बाय द रोटेशन ड्राइव यूनिट। एंड सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर जो होता है प्रोवाइडेड विथ ऑटोमेटिक बैक वॉशिंग थ्रू ए डिफरेंशियल प्रेशर मेजरिंग सिस्टम अक्रॉस ईच सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर। देखिए इस सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर के अक्रॉस आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर गेज, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है, और इसी डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के थ्रू ही इसका बैक वॉशिंग होता है। इसमें हम लोग प्रीसेट वैल्यू डाल देते हैं, अगर इस प्रीसेट वैल्यू से अगर इसका डीपी, जैसे आपको डीपी यहाँ दिखा रहा है फ्रेंड, अगर डीपी प्रीसेट वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका बैक वॉश सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है, और उसमें जो आपका जो फ्लशिंग ड्राइव मोटर है वो आपका स्टार्ट होता है, और उसमें जितना भी आपका डेब्रिस रहता है उसको एक्यूमुलेट करता है, और इसी वाटर ड्रेन से जो मोटराइज वाल्व को ओपन होके और यहाँ से हम लोग उसको ड्रेन करवा देते हैं। तो आपका जो डीपी मेजरिंग सिस्टम जो होता है इसमें आपका डीपी ट्रांसमीटर रहता है, डीपी स्विच रहता है, डीपी गेज रहता है। तो डीपी ट्रांसमीटर जो होता है वो मेजर द डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस द सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर कंटिन्यूअसली, एंड व्हेन इट एक्सीड द प्रीसेट लिमिट द कंट्रोल सिस्टम शैल इनिशिएटेड ऑटोमेटिक बैकवॉश इन द इवेंट ऑफ हाई प्रेशर ड्रॉप। जैसे आपका क्या होगा, अगर इसका डीपी बढ़ जाएगा तो यहाँ से जो आपका प्रेशर है, जो ACW का डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, आपका डाउन स्ट्रीम साइड में कम हो जाएगा, क्योंकि आपका फिल्टर अगर चोक होने लगेगा तो इस साइड का प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, इस साइड का प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा अगर डीपी बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो स्क्रीन फिल्टर्स होता है उसको डैमेज होने का चांस रहता है। तो हम लोग एक सर्टेन डीपी वैल्यू लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे ही इस साइड और इस साइड का अगर डीपी आपका इंक्रीज, एक प्रीसेट वैल्यू है आपका 30 एम बार या 50 मिली बार से अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ये जो बैकवॉश सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिकली इनर्जाइज हो जाता है, और वहाँ पे जो आपका फ्लशिंग आर्म्स जो ड्राइव मोटर है वो स्टार्ट होके और इसको बैक वॉश करना शुरू कर देता है। सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर के बाद आपका क्या होता है कि जहाँ जहाँ ACW का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे आपके चला जाता है। देखिए कहाँ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे वैक्यूम पंप अगर आपके पास 2 है तो दोनों वैक्यूम पंप के आपका हीट एक्सचेंजर कूलर में जाता है। यहाँ से आपका SG साइड और TG साइड का जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है वहाँ पे ये जाता है। जैसे आपका देखिए ये आपका TG साइड में आपका 3 PHE होता है, तो तीनों PHE में जाता है, और SG साइड में आपका 2 PHE होता है, यहाँ दोनों साइड SG साइड के दोनों साइड में आपका जाता है। यहाँ से बाद आपका रिटर्न निकल के कॉमन हेडर बनाता है, और ये कॉमन हेडर फिर आपका ये CW के रिटर्न हेडर में आपका कनेक्ट हो जाता है। तो और वहाँ से आपका फिर ये कूलिंग टावर कूलिंग होकर चला जाता है। फिर कूलिंग टावर से कूल होने के बाद चैनल के थ्रू फीडपुल में आता है, फीडपुल में आने के बाद फिर ACW पंप सक्शन लेता है, और इस तरह से आपका क्लोज सर्किट में ये ACW रोटेट करता रहता है। हम लोग देखते हैं CW सर्किट, जो आपका सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम का डायग्राम देखते हैं DCS पेज में क्या होता है। देखिए 500 का अगर एक यूनिट है तो जनरली आपका 4 CW पंप होता है, ABCD 4 CW पंप होता है। इसमें एक पंप का जो कैपेसिटी होता है वो 33.33% होता है। मीन्स 100% कैपेसिटी के लिए आपको 3 CW पंप चलाना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि समर सीजन में हम लोग 3 CW पंप चलाते हैं, बट विंटर सीजन में चूंकि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो आपका 2 CW से ही आपका काम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड आपको 2 CW पंप यहाँ पर रनिंग कंडीशन में दिख रहा होगा A and C, ठीक है। लेकिन बट यही अगर समर सीजन में जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग 3 CW पंप चला के रखते हैं, और चौथा पंप को हम लोग स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। तो CW पंप का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं?
तो CW सिस्टम फॉर ईच यूनिट शैल बी क्लोज सर्किट सर्कुलेटिंग टाइप। ये क्लोज सर्किट सर्कुलेटिंग टाइप होता है जिसमें आपका नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है। 500 मेगावाट में तो NDCT ही होता है, लेकिन 250 या 210 मेगावाट के आसपास जो पावर प्लांट में हम लोग मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर आपका CT फैन लगा रहता है और हम लोग फोर्स कूलिंग करके टेम्परेचर को डाउन करते हैं। बट यहाँ पे आपका NDCT में क्या होता है, वह नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, उसका हाइट जनरल आपका 125 मीटर के आसपास होता है। तो हम लोग वहाँ कूलिंग वाटर को नेचुरली कूल करते हैं, इसमें कोई भी आपका CT फैन वगैरह नहीं लगा रहता है। तो CW सिस्टम क्या करता है, CW सिस्टम विल डिलीवर कूलिंग वाटर टू कंडेंसर। इसका मेन जो काम है, ये कंडेंसर में कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करता है थ्रू CW पंप। तो CW सिस्टम विल डिलीवर कूलिंग वाटर टू कंडेंसर थ्रू CW पंप। ये आपका इंस्टॉल कहाँ रहता है, तो CW पंप हाउस में। और ये कंडेंसर के बाद जो हॉट वाटर निकलता है वो आपका रिस्पेक्टिव हर यूनिट का अपना अपना NDCT होता है, तो वो NDCT में कूलिंग करने के लिए जाता है और फिर वहाँ से कूलिंग होने के बाद आपका फीड पूल में वाटर आ जाता है फॉर रिसर्कुलेशन इन द क्लोज साइकिल CW सिस्टम। और इसी में हम लोग क्या करते हैं कि इसके आपका प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ द वाटर यूज्ड इन CW सिस्टम शैल बी क्लेरिफाइड वाटर होता है। और इसका मेकअप करने के लिए मैंने आपको फ्रेंड बताया है कि वहाँ पे आपका CT मेकअप पंप होता है। अगर इसका लेवल डाउन हो जाता है तो CT मेकअप पंप ऑटो में स्टार्ट होता है और इसके लेवल को, फीड पुल के लेवल को आपको ये मेंटेन कर देता है। तो जनरली आपका एक यूनिट में 4 CW पंप होता है, ठीक है। अगर हम इस पंप का देखें, इस पंप का अगर स्पेसिफिकेशन, तो ये पंप जो है आपका वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और ये मिक्स फ्लो पंप होता है। इस पंप का अगर RPM देखेंगे फ्रेंड, तो 490 RPM के आसपास मैक्सिमम होता है। और इसमें आपका जो मोटर लगा रहता है, तो मोटर जो है वह आपका 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर होता है। अगर स्टेटर वोल्ट की अगर बात करें तो 11 kV, इसमें 11 kV का पावर सप्लाई होता है। और जबकि ACW में हम लोग क्या पढ़े थे, 3.3 kV का स्टेटर वोल्ट होता है। इसका जो मोटर लगा रहता है वह 2000 किलोवाट का मोटर होता है और इसका जो मैक्सिमम करंट जो होता है वह 131 एम्पियर के आसपास होता है। तो आप देख रहे हैं जो पंप आपका रनिंग कंडीशन उसका एम्पियर 132 एम्पियर है, देखिए C आपका रनिंग कंडीशन में तो 123 एम्पियर होता है। तो जनरली CW का जो एम्पियर होता है वो आपका 130 या 125 से 130 एम्पियर के आसपास होता है। वही आपका ACW में कितना 110 एम्पियर के आसपास ले रहा था। तो इस पंप में देखिएगा, इस लाइन में आपका अपना इंडिविजुअल डिस्चार्ज वाल्व होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व होता है। इसका जो लॉजिक होता है वह पंप जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये डिस्चार्ज वाल्व क्लोज रहता है। जैसे ही पंप को हम स्टार्ट कमांड देते हैं तो स्टार्ट फीडबैक से आपका ये डिस्चार्ज वाल्व में ऑटो ओपन कमांड जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो लुब्रिकेशन, जो बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग को लुब्रिकेशन करने के लिए यहाँ पे सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ना। इसमें जो शाफ्ट में जो बियरिंग होता है वो कटलेस रबर टाइप बियरिंग होता है और अगर लुब्रिकेशन और कूलिंग करें तो सेल्फ होता है, या इसका डिस्चार्ज से कूलिंग वाटर लेके इसके थ्रस्ट बियरिंग को कूल करता है। इसमें जो थ्रस्ट बियरिंग जो रहता है वो मोटर साइड में भी रहता है और पंप साइड में भी इसमें थ्रस्ट बियरिंग रहता है। तो पंप के बाद आपका यहाँ पे एक देखते होंगे फ्रेंड, रबर एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, जो आपका प्रेशर बैलेंस रबर एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। और उसके बाद आपका बटरफ्लाई, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई होता है। और इसमें आपका NRV नहीं होता है, जैसे आपका ACW सिस्टम में आपका NRV था, CW सिस्टम में आपका NRV नहीं होता है, क्योंकि इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्रेशर आपका नहीं रहता है उतना। आपका प्रेशर देखिए कितना 1.8 kg के आसपास प्रेशर रहता है। तो चूँकि इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम लोग NRV देना इसमें सही नहीं है। तो जब भी हम CW किसी भी CW पंप को स्टॉप करते हैं तो उसका हम लोग बैक रोटेशन देखते हैं कि जब तक बैक रोटेशन बंद ना हो जाए तब तक हम लोग इसको फिर से फर्दर स्टार्ट नहीं देते हैं। जैसे ACW में आपका बैक रोटेशन का नहीं होता है, लेकिन CW में आपका बैक रोटेशन का चांस रहता है, क्योंकि आप जैसे ही पंप को बंद करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व बंद तो हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा पासिंग के कारण क्या होता है कि इसमें बैक रोटेशन आता है। तो उस समय क्या होता है कि बैक रोटेशन को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्चार्ज वाल्व को स्लाइटली हम लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा अगर क्लोज कीजिएगा तो ये फ्लैप टैप होता है, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा और फिर आपका बैक रोटेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें स्लाइटली हम इसको क्लोज करते हैं ताकि इसका बैक रोटेशन 0 हो जाए।
CW को चलाने से इसका जो आपको फ्लो कितना मिलता है, तो अप्रॉक्सीमेट 20,000 MQ पर आवर के आसपास इसमें फ्लो मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आपका 2 CW चल रहा है तो अप्रॉक्सीमेट आपका फ्लो 36,847 MQ पर आवर आपको मिलता है। CW का जो आपका प्रेशर होता है जनरली आपको 1.8 से 2 kg मैक्सिमम इसका प्रेशर रहता है, और इसका जो पाइप का साइज होता है इंडिविजुअल का वो 1800 NV के आसपास का होता है, और ये चारों मिल के एक कॉमन हेडर बनाता है। इसी कॉमन हेडर से एक रिसर्कुलेशन लाइन जो होता है वो फीड पुल में डाल देता है। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग रिसर्कुलेशन वाल्व को, जैसे आपका देखिए ये रिसर्कुलेशन वाल्व है, मोटराइज वाल्व इसमें भी रहता है, इसको हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग इसका रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन या क्लोज करते हैं फ्लो को मेंटेन के हिसाब से। यहाँ से क्या होता है, जब ये कॉमन हेडर बनाता है तो उसके बाद जो इस पाइप का जो साइज हो जाता है वो आपका 3200 NV का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये 3200 NV का हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही आप मान लीजिए कि आपका चारों एक CW पंप आपका मान लीजिए बंद है, क्लोज कंडीशन में, आपको एक CW को स्टार्ट करना है, तो पहले इसका हम लोग स्टार्ट परमिसिव देख लेते हैं, फीड पुल का लेवल वगैरह क्या है, इसका बेयरिंग थ्रस्ट बेयरिंग का टेम्परेचर वगैरह क्या है, जो सारा हम लोग स्टार्ट परमिसिव को देखने के बाद जब इसमें स्टार्ट कमांड देते हैं तो इसका देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका डिस्चार्ज वाल्व का लॉजिक क्या है। जब इसका लॉजिक क्या है एक डिस्चार्ज वाल्व का, जब आप CW को स्टार्ट देते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में ओपन होना चाहिए। इनिशियल में ये क्लोज रहेगा, जैसे आप स्टार्ट कमांड दीजिएगा तो ये डिस्चार्ज वाल्व ऑटो में ओपन होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक लॉजिक दिया हुआ है फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिस्टम, कि जैसे आप CW पंप, किसी एक CW पंप को आप स्टार्ट करते हैं तो आपका इस इंडिविजुअल आपका डिस्चार्ज गेज लगा हुआ है, हर पंप के डिस्चार्ज लाइन में उसका इंडिविजुअल प्रेशर गेज लगा रहता है जो कि दिखाता है कि उस CW का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, और आपका एक कॉमन हेडर में भी प्रेशर स्विच लगा रहता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड, प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ये रेड है मतलब आपका एडिक्वेट प्रेशर है। CW हेडर प्रेशर दिखाता है, ये 3 प्रेशर स्विच लगा रहता है। तो जैसे आप CW पंप को स्टार्ट करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व शुरू में स्टार्टिंग में 10% ही ओपन होगा, शुरू में 10% ओपन होगा, लेकिन फिर फर्दर ये ओपन नहीं होता है। इसका लॉजिक क्या है कि जब तक डिस्चार्ज हेडर का प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर स्विच आपका 1 2 3 लगा हुआ है, एटलीस्ट 2 प्रेशर स्विच में एडिक्वेट प्रेशर नहीं दिखाएगा तब तक ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन नहीं होता है। बड़ा ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है फ्रेंड, कि जब तक प्रेशर स्विच 3 प्रेशर स्विच में, जब तक 2 प्रेशर स्विच में प्रेशर एडिक्वेट नहीं दिखाएगा तब तक आपका डिस्चार्ज वाल्व फर्दर ये ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको तीनों में दिखा दिया या 2 आउट ऑफ 3 में भी दिखा देगा तभी डिस्चार्ज वाल्व ये 10 से फिर 100% आपका ये फर्दर ओपन हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक लॉजिक है। यहाँ के बाद क्या होता है फ्रेंड कि कंडेंसर में आता है यहाँ से, उसके बाद आपका एक कंडेंसर में आता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से आए आपका कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है कि आपका पासेज 2 पासेज होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड पासेज होता है। यहाँ से ये 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, दोनों ब्रांच में अलग अलग आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व होता है। देखिए दोनों साइड में, दोनों एंड में आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व है। इसके बाद आपका एक डेब्रिस फिल्टर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये डेब्रिस फिल्टर। ये डेब्रिस फिल्टर का मेन इंपॉर्टेंस काम क्या होता है कि जो भी आपका सेल्स वगैरह है या स्केल वगैरह है या कुछ भी कंटामिनेशंस है उसको कंडेंसर के ट्यूब के अंदर जाने के लिए नहीं देता ये। तो ये जो डेब्रिस फिल्टर है, ये डेब्रिस फिल्टर के क्रॉस आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो कि आपको दिखाता रहेगा कि इस डेब्रिस फिल्टर के क्रॉस आपका डीपी कितना। जैसे यहाँ पे आपको फ्रेंड आपको डीपी नेगेटिव दिख रहा है -0.424 मिली एम्बार, मतलब अभी इसका डेब्रिस फिल्टर आपका चोक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मेन दोनों पास में आपका डेब्रिस फिल्टर रहता है और हम लोग एक इसमें प्रीसेट वैल्यू सेट कर देते हैं। इसके बाद अगर इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो फिर हम लोग इसको डेब्रिस फिल्टर को क्लीनिंग करते हैं, डेब्रिस फिल्टर को हम लोग बैक वॉश करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि डेब्रिस फिल्टर और सेल्फ क्लीनिंग स्टेनर किस प्रकार से वर्क करता है, दोनों का सेम कंसेप्ट है फ्रेंड। तो और यहाँ पे जो आपका इनलेट ट्यूब है, इनलेट हर पास में आपका इनलेट लाइन जा रहा है, तो इसमें आपका टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज लगा हुआ है। जैसे आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिख रहा है CW का 26.251 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका कूलिंग टावर से जो वाटर आ रहा है कंडेंसर के इनलेट में उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से आपका कंडेंसर में गया, कंडेंसर में यहीं पे क्या होता है फ्रेंड, आपका एक कोल्ड सिस्टम होता है।
आपका डेब्रिस के अलावा आपका एक कोल्ड सिस्टम होता है। कोल्ड मतलब होता है कंडेंसर ऑन लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका स्पॉन्जी एंड आपका कोर्स स्पॉन्जी बॉल होता है, जिसका कि डाया जो होता है वो कंडेंसर के इनर ट्यूब के डाया से 2 से 3 mm बड़ा होता है। ये स्पॉन्जी बॉल होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, CW के इनलेट में ही इंजेक्ट करते हैं, और CW फ्लो से क्या होता है, ये ट्यूब के अंदर ये इंटर करता है। जनरली जितना आपका किसी एक पास में जितना ट्यूब्स है उसका अप्रॉक्सीमेट 10% हम लोग बॉल इंजेक्ट करवाते हैं। और उस बॉल का मेन काम क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जाके और ट्यूब के अंदर जो भी स्केल का फॉर्मेशन होता है उसको ये क्लीन करते हुए आउटलेट में निकल जाता है। CW फ्लो से ये आउटलेट में निकल जाता है। तो कोल्स का जो मेन काम होता है फ्रेंड कि टू रिमूव द स्केल, जो उसके अंदर जो स्केल है उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ से बाद जो आपका CW आउटलेट निकलता है तो यहाँ पे उस बॉल को हम लोग को स्टोर करना पड़ता है। तो ये आपका बॉल कलेक्टिंग स्टेनर होता है। इस बॉल कलेक्टिंग स्टेनर का मेन काम क्या होता है कि इस जो भी बॉल यहाँ से हम लोग इंजेक्ट किए वो सारा बॉल को ये बॉल कलेक्टिंग स्टेनर कलेक्ट करता है। ठीक है, इसका भी 2 मोड होता है, एक आपका ऑपरेशन मोड होता है, एक आपका बैकवॉश मोड होता है। ऑपरेशन मोड में ये क्या करता है कि जो भी बॉल यहाँ पे आ रहा है सबको कलेक्ट करता है और उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, आपका कोल्ड सिस्टम की तरफ चला जाता है। और जब इसका भी डीपी, चूंकि यहाँ पे जो भी स्केल आ रहा है बॉल के साथ इसमें सब स्टोर यहीं पे स्टेनर में जमा हो जाता है, जिसका भी आपका डीपी लगा रहता है। इसमें भी आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा रहता है। जैसे यहाँ आपको फ्रेंड दिख रहा होगा 19.9 मिलीबार, मतलब इसका भी डीपी इंक्रीज होता है। और जब डीपी सर्टेन डीपी के बाद चला जाता है तो इसका भी हम लोग बैक वॉश करते हैं। और जब भी करेंगे इसका तो उसमें कोल्ड सिस्टम को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बैक वॉश में ये क्या करता है, यह बॉल को कलेक्ट नहीं करेगा। तो जब भी हम लोग बॉल कलेक्टिंग स्टेनर को बैक वॉश करेंगे तो उसमें कोल्ड सिस्टम को आउट कर देते हैं। ठीक है, कोल्ड सिस्टम का हम लोग डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे फ्रेंड कि ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ से के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका आउटलेट पाइप में भी आपका टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। देखिए आपका कंडेंसर में इन कर रहा था 26 से, आउट कर रहा है 38 से। दिस इज द रेंज। आपका बॉल कलेक्टिंग स्टेनर है दोनों पास में, और इसमें आपका देखिए डीपी दिखा रहा है, दोनों एंड में आपको डीपी दिखाएगा। और आपको टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर भी दिखा रहा है, जैसे इसमें 38.6, इसमें 38.5 दिखा रहा है। यहाँ के बाद आपका क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व होता है, जो कि बॉल कलेक्टिंग स्टेनर के बाद होता है। और यही बॉल कलेक्टिंग स्टेनर से हम लोग बॉल को सबको कलेक्ट करके और कोल्ड सिस्टम में भेज देते हैं फर्दर री इंजेक्ट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है बॉल है। और यहाँ के बाद क्या होता है, ये दोनों कंबाइंड होके और फिर आपका ये रिटर्न निकलता है। रिटर्न लाइन में, यही रिटर्न लाइन में आपका ACW का भी रिटर्न लाइन आता है। ये दोनों मिलके आपका कूलिंग रिस्पेक्टिव कूलिंग टावर में आपका चला जाता है। इसी में कूलिंग टावर में जाने के समय ही हम लोग क्या करते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो होता है वो साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है, साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम देखते होंगे, वर्टिकल ग्रीन कलर का होता है। उसको फर्दर इसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हम लोग सर्टेन अप्रॉक्सीमेट आपका कुछ फ्लो को हम लोग क्या करते हैं कि साइड कूलिंग टावर में ना भेज के साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन सिस्टम में भेजते हैं, वहाँ से डायरेक्ट फीड पूल में चला जाता है। यहीं से हम लोग ब्लो डाउन का भी प्रोविजन रहता है कि उसके मान लीजिए कि उसके प्रॉपर्टीज़ को, टर्बिडिटी को, सिल्का को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लो डाउन देते हैं। ब्लो डाउन दे के हम लोग उसको एस प्लांट में भेज देते हैं। तो यहाँ से वाटर जो होता है वो कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर में ये फर्दर कूल होता है। कूल होने के बाद फिर ये फीड पूल में आता है। फिर फीड पूल में आके फिर CW उसको सक्शन लेता है और फिर ये फर्दर रिसर्कुलेट होता है।